नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के लिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की शुरूआत और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.7% हुई। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं कनकलता। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से कर रहे हैं। अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी ने उद्योगपतियों से आग्रह किया था कि वे अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गरीबों के साथ धोखा न करें। जितने व्यापारी है, जितने फैक्ट्री ओनर्स है, उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आजादी मिल गई है, तो आजादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आजादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ़ तथा खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का भी आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्य, प्रेम और मानवता की निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह विजय घाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान सपूत थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था
कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। न्याय विभाग ने महात्मा गांधी की जयंती के सिलसिले में नई दिल्ली में श्रमदान अभियान आयोजित किया। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि अभियान के हिस्से के रूप में ऑनलाइन निबंध और चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने की शपथ ली। गांधी जयंती पर गुजरात के साबरमती आश्रम से चली सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली आज नई दिल्ली के राजपथ पर समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस केंद्रीय बल के आंतरिक सुरक्षा योद्धाओं ने देश भर के कठिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया और बहुतों ने मातृभूमि के लिए प्राण भी न्यौछावर किए। बल के जवानों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान गंभीर चोटें भी आई। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ ने फिट इंडिया अभियान के दौरान भी देश भर में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती में केंद्रीय कारागार ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर रेडियो प्रिजन नाम के रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। इस रेडियो स्टेशन के जरिए जेल परिसर के भीतर रहने वालों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेडियो स्टेशन फाइबर केबल नेटवर्क पर आधारित है और जेल परिसर के भीतर से ही संचालित किया जाता है। रेडियो प्रिजन साबरमती जेल की एक ऐसी अनूठी पहल है जिसकी आज जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KLN राव ने शुरुआत की। यह रेडियो स्टेशन में अन्य सभी रेडियो स्टेशन जैसी ही सुविधा होगी। फाइबर केबल नेटवर्क के आधार पर यह सेवा पुराने जेल आवास से चलाई जाएगी। बाद में यह सेवा महिला जेल और नए जेल आवास तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अन्य रेडियो स्टेशन जैसा ही स्टूडियो तैयार किया गया है जो जेल के कैदी द्वारा चलाया जाएगा। प्रसारण कार्य के लिए कैदियों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडियो जॉकी सहित रेडियो स्टेशन का पूरा कार्य जेल के कैदी द्वारा चलाया जाएगा। फिर भी जेल प्रशासन द्वारा मेहमान कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कैदी द्वारा साबरमती आश्रम में सिखाए गए भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साबरमती जेल प्रशासन द्वारा रेडियो प्रिजन के लिए 20 लाख रुपए का खर्च किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरह सामाजिक सेवा का रहेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वर्धा में सेवाग्राम में महात्मा गांधी लंबे समय तक रहे और इस आश्रम को स्वतंत्रता और शक्ति स्थल समझा जाता है। सेवाग्राम का अर्थ है गांव की सेवा। ये गांधी जी का निवास स्थान था जहां उन्होंने भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के विचारों को अमल में लाने की दिशा में काम किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार सेवाग्राम आश्रम को विश्व धरोहर स्थल घोषित कराने के लिए काम कर रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थान का महत्व जानने के लिए यहां पहुंचेंगे। वे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवाग्राम विकास योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कर रहे थे। गांधी जयंती पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने जम्मू में दीवाने आ मुबारक में ग्लोबल गांधी परिवार द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल के सलाहकार ने सभी ग्राम पंचायतों को बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण में भाग लेने का आग्रह किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल नगर निगम अध्यक्ष जहीर हुसैन बाबर ने गांधी जयंती मनाने के लिए TFC करगिल से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके तहत विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जिसमें सभी वार्ड सदस्यों और नगर पालिका समिति के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी की जयंती पर मेघालय में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव MS राव ने शिलंग में मुख्य सचिवालय भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कला और संस्कृति निदेशालय ने इस अवसर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए।
सरकार ने कहा है कि देश के 97% से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान शहरी के शानदार 6 सालों की उपलब्धियों को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार का शीर्षक था स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब स्वच्छतम भारत की शपथ लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जन आंदोलन और जन भागीदारी की भावना स्पष्ट हुई है। इस सर्वेक्षण में 12 करोड़ से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया था। श्री पुरी ने बताया कि 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प था। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि 2014 में खुले में शौच से कोई भी राज्य या शहर मुक्त नहीं था, परंतु अब भारत के 97% से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्ति पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2014 में ठोस कचरा प्रबंधन केवल 18% ही था, जो अब 67% तक हो गया है और 77% से अधिक वार्डों में गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। केंद्र सरकार ने इससे पहले सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत नाम के 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंतर्गत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली ने जिला स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के खाचरौद ने ब्लॉक स्तर का और तमिलनाडु के चिन्नानुर गांव को ग्राम स्तर का पहला पुरस्कार दिया गया। सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मिला, जबकि प्रयागराज और बरेली को बेहतरीन काम करने वाले जिलों का पुरस्कार दिया गया। गंदगी मुक्त भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा और तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने खुले में शौच जाने से मुक्ति ओडीएफ का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण भारत को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मिली असाधारण सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष के शुरू में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ठोस कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में गांधी जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने की शपथ ली थी। श्री कटारिया ने कहा कि इसके ठीक 5 साल बाद भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया और अब देश ओडीएफ प्लस दर्जा हासिल करने की ओर अग्रसर है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने राज्यों से इस अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने की अपील की है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं। गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्थानीय हस्त उत्पादों की प्रदर्शनी एक्सपोर्ट बाजार का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में कुम्हारों को दीपावली के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बनाने के लिए उपकरण बांटे गए। एक रिपोर्ट। गाजियाबाद में आयोजित एक्सपोर्ट बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा किया गया और इसका आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से किया गया है। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान इस तरीके की प्रदर्शनी का आयोजन एक बड़ा फैसला है और हर किसी को प्रदर्शनी में आने के दौरान सभी कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। 3 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा
और इससे न केवल इन उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रदर्शनी में 70 से ज्यादा उद्यमी और निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नेपाल में भारतीय दूतावास में आज महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। नेपाल में भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा ने काठमांडू में दूतावास परिसर में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय दूतावास ने एम्बुलेंस और स्कूल बस उपहार में देने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए आज स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हिंसा रहित और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शक्ति को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि दिवस हमें मानव गरिमा, सभी के लिए समान संरक्षण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयास करने को भी प्रेरित करता है, जिनके लिए गांधी जी ने संघर्ष किया। श्री गुतरश ने विश्व भर में युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया। In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence and peaceful protest. It is also a timely reminder to strive to uphold values that Gandhi lived by, the promotion of dignity, equal protection for all, and communities living together in peace. On this year's observance, we have a special duty. Stop the fighting to focus on our common enemy, COVID-19. There is only one winner of conflict during a pandemic, the virus itself. As the pandemic took hold, I called for a global ceasefire. Now is the time to intensify our efforts. Let us be inspired by the spirit of Gandhi and the enduring principles of the UN Charter. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा, चल पड़े जिधर दो डग। 2 अक्टूबर रात 9:15 पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्च स्तरीय शोध किसानों की सहायता के लिए होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक में परिवर्तन से हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। The government of India has taken numerous measures to boost science, research and innovation. Science is at the core of our efforts toward socio-economic change. We broke inertia in the system. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है और दलहन की आयात में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है। Our agriculture research scientists have worked hard to ramp up our production of pulses. Today, we import only a very small fraction of our pulses. Our food grain production has hit a record high. श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए घरेलू टीके का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विज्ञान और तकनीक में नवाचार का महत्वपूर्ण उत्सव है। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में कई ऐतिहासिक जवाब विज्ञान की मदद से ढूंढे गए। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश में 10,000 फुट की ऊंचाई पर रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शाम को इस सुरंग से होकर यातायात शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोग इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हैं कि कल से वे सर्दियों में हिमपात के बावजूद वर्ष भर इस मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण करीब 5 से 6 महीने के लिए शेष विश्व से कट जाता था। ऐसे में लाहौल घाटी के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब टनल के कल से शुरू होने से स्थानीय लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। लाहौल स्पीति की कीर्तिंग गांव की पुष्पा देवी का कहना है कि महिलाओं को अब प्रसव के लिए सर्दियों से पहले ही घाटी से पलायन नहीं करना होगा। हेल्थ को लेकर हमारी महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती थी, खासकर प्रसव के दौरान। प्रसव के लिए महिलाओं को अगर डिलीवरी की डेट सर्दियों में दी जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल में भी दी जाती है, तो 4-5 महीने पहले ही कुल्लू जाके बैठना पड़ता था। अब बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है हमारी महिलाओं को खासकर। वहीं घार घाटी के संजय यारपा का कहना है कि पहले खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की उड़ान न होने पर मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ता था। अब टनल के बनने से ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। इस बार अब टनल खुल रहा है, हम लाहौल वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अटल टनल रोहतांग से जहां कृषि, बागवानी व पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सीमा पर रसद पहुंचने में मदद होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कुंदन लाल के साथ रोहतांग लाहौल स्पीति से संजीव सुंदरियाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने विज्ञान अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के लिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की शुरुआत। कोविड से स्वस्थ होने की दर 83.7% हुई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार स्थल ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ट्राइफेड देश भर के जनजातीय उद्यमियों के उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगा। इससे उन्हें अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री मुंडा ने जनजातीय समुदायों की मदद के लिए ट्राइफेड के कई अन्य कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। इनमें ऋषिकेश और कोलकाता में ट्राइब्स इंडिया के 123वें और 124वें बिक्री केंद्रों का उद्घाटन, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए जनजातीय उत्पादों को शामिल करना और सेलर फ्लेक्स कार्यक्रम में ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया के अमेजन के साथ भागीदारी शामिल है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि ट्राइफेड का लक्ष्य देश भर में 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को सहायता पहुंचाना है, ताकि वे हस्तशिल्पों, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों के प्रमुख स्रोत बन सकें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.70% हो गई है। महामारी से ठीक हुए रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 79,000 लोगों के ठीक होने के बाद अब तक इस संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 53,50,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हुए रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से देश में कोविड रोगियों का प्रतिशत कम करने में मदद मिली है, जो इस समय कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.74% है। स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 5 गुना से भी अधिक हो गई है। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा है कि कोविड-19 के सेरो सर्वे के दूसरे चरण में नगर की झुग्गी बस्तियों से एकत्र किए गए नमूनों में एंटीबॉडी 12% तक घट गई है। नगर निगम ने नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बोरीवली, मानखुर्द, गोंदावी, बोरली और लोअर परेल में सेरो सर्वे का दूसरा चरण संपन्न किया था। एक रिपोर्ट। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा है कि सेरो सर्वेक्षण के दूसरे चरण के परिणाम में यह स्पष्ट हुआ है कि शहर की झुग्गी बस्तियों में कोविड-19 संक्रमण का सेरो प्रसार 45% है, जबकि जुलाई में शहर में पहले सेरो सर्वेक्षण में यह 57% था। इसमें कहा गया है कि पहले सर्वेक्षण में 16% के मुकाबले निवासी इमारतों के परिसर में सेरो प्रचलन दूसरे दौर में लगभग 18% पाया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण के दोनों दौर में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के बीच सेरो प्रचलन लगभग 27% था। हालांकि सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिरक्षा पर प्रभाव यदि कोई हो तो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा शहर में महिलाओं में कोविड-19 के संक्रमण की व्यापकता सर्वेक्षण के दोनों दौर में पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक पाई गई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2009 नए मामले सामने आने से राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,95,609 हो गई है। कुल 54,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। ठीक होने की दर 84.78% हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोरोना वायरस से संक्रमित 514 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस वायरस से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1,817 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और 3,237 लोग अपने घरों में क्वारंटीन हैं। पुदुचेरी में अब तक 28,534 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 22,948 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 532 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 82.5% हो गई है। पिछले 15 दिनों के दौरान मृत्यु दर कम होकर 1% पर आ गई है। त्रिपुरा में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। अब तक 20,573 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 in the night on 100.1 FM, All India Radio. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में 2 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें 1-1 में दोनों की जीत हुई है, जबकि 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं। चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद ने 2 बार खिताब अपने नाम किया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई और चेन्नई में हल्की बारिश के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में 1 या 2 जगह पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आमतौर से आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहेगा। गिलगित में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 7 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे गाया है साइप्रस के कलाकारों ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने विज्ञान अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के लिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की शुरुआत और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.7% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।